तो अब की बार उनका जो प्रोजेक्ट था उसको फर्स्ट प्लेस मिला जूलॉजी के अंदर इंटरनेशनल फेयर में। तो उनको जो है स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बाद उन्होंने जो अपने आगे की पढ़ाई थी वो आगे की पढ़ाई इन्होंने अपने आर्मी लेबोरेटरी जो था उसमें कंप्लीट करा अपने रिसर्च को, और साथ साथ उनको मौका मिला यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लेबोरेटरी में भी काम करने का। तो दोनों ही लेबोरेटरीज़ में जो है उन्होंने उनका जो रिसर्च था सेल्स के ऊपर, वो मोनार्क प्यूपा के 12 गोल्ड स्पॉट्स के ऊपर उन्होंने उसी को कंटिन्यू रखा। The following summer, after his freshman year at Harvard University, Albright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone for the gold spots। तो अगले समर में जो है फिर जो उनका फ्रेशमैन ईयर था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उसको कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फिर समर में उनको मौका मिला और वो जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो लेबोरेटरी थी उनका, तो वो वहीं जाते हैं और अपना जो रिसर्च था गोल्ड स्पॉट्स के ऊपर उसको आगे बढ़ाते हैं। एंड यूजिंग द लेबोरेटरी सफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब ऑफकोर्स यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की वो लेबोरेटरी थी, तो बहुत ही अच्छे इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही हम कह सकते हैं डेवलप्ड और बहुत टॉप कैटेगरी इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ थे जिन्होंने हेल्प करा डॉक्टर एब्राइट को टू एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। तो उस लेबोरेटरी में जो है उनको इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से वो जो 12 गोल्ड स्पॉट्स जो हार्मोन्स थे, तो वो जो हार्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर क्या था वो जानने में उस लेबोरेटरी ने डॉक्टर एब्राइट की काफ़ी मदद करी। A year and a half later during his junior year माने कॉलेज के ईयर्स में बोलते हैं, जूनियर ईयर सीनियर ईयर। सो a year and a half later during his junior year, Albright got the idea for his new theory about सेल लाइफ। तो डॉक्टर एब्राइट को जो है वहाँ पढ़ाई करते फिर एक नया उनको आइडिया आता है अपनी थ्योरी के लिए सेल लाइफ की। एंड इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज़ ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। बताते हैं कि वो आइडिया उन्हें कब आया, जब वो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन के जो केमिकल स्ट्रक्चर था उसके एक्सरे को जब वो रीड कर रहे थे, उसके समझ रहे थे, तब उनको जो है एक नई थ्योरी, एक नया आइडिया आया अबाउट द सेल लाइफ। सो व्हेन ही सॉ दीज फोटोज़ एब्राइट डिडंट शाउट। तो जब उन्होंने मतलब इस चीज़ को, वो इतने सालों से इस चीज़ के पीछे पड़े हुए थे, वो इस थ्योरी के पीछे पड़े थे, इस थ्योरी को पूरा करना चाहते थे, तो उन्हें बारीक बारीक जानकारियों के बारे में पता लग चुका था। बस उनको वो पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए था जब वो कह सके कि हाँ मैंने जो है वो खोज कर ली। तो ये वो वही पॉइंट था जब वो अपने लेबोरेटरी में बैठ के जो है जब वो उस केमिकल स्ट्रक्चर के एक्सरे को जब वो रीड कर रहे थे, तो सच में तब उनको वो हिट कर गया और वो समझ गए कि हाँ यही वो चीज़ें जो मैं ढूंढ रहा हूँ सेल लाइफ के अंदर जो एक रेवोल्यूशन ला सकती है। पर एब्राइट जो है बहुत ही हम कह सकते हैं शांत स्वभाव के थे, कूल एटीट्यूड के थे। उन्होंने ऐसे शाउट नहीं करा यूरेका यूरेका या आई हैव गॉट इट, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। बट ही बिलीव्ड दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स द फोटोज़ गिव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल। वो समझ गए कि ये जो फोटोज़ उनके हाथ में और जो इतने दिन से वो फाइंडिंग कर रहे थे, इन सब ने क्या कर दिया, उन सब ने वो बायोलॉजी पजल, एक जो बायोलॉजिकल पजल है सब साइंटिस्ट के दिमाग में, उसका ये बहुत बड़ा आंसर है जो उनके सामने इस टाइम उनको दिख रहा है। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। और आंसर था कि सेल कैसे डीएनए के ब्लूप्रिंट को रीड कर सकता है। ठीक है, डीएनए आप सबको पता होगा डीएनए क्या होता है। डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हेरिडिटी को जो है मतलब हर जनरेशन में उसको पास करता है हेरिडिटी को, वो डीएनए का काम होता है। तो जो सेल होता है वो सेल कैसे डीएनए को रीड कर लेता है, ये जो थ्योरी थी, ये जो फाइंडिंग थी, ये डॉक्टर एब्राइट ने जो है अपने थ्योरी में इसको प्रूफ करा। So DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity and it determines the form and function of the cell। और DNA ही क्या करता है, DNA ही जो है सेल्स का कैसे फंक्शन होना है, कैसे उसकी फॉर्म होगी, ये सब DNA ही डिसाइड करता है। दस DNA इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। और तो DNA क्या होता है, DNA ही जो है एक लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है। यानी अगर हमें किसी की लाइफ के बारे में पता लगाना है तो हमें उसके DNA की स्टडी करनी पड़ेगी और हम सारी जानकारी उससे पता लगा सकते हैं। ये सारी खोज जो थी डॉक्टर एब्राइट ने जो है की थी, जो सच में पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। सो एब्राइट एंड इज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग। ठीक है, जेम्स आर वोंग भी एक बहुत बड़ा नाम है, इसमें हम कह सकते हैं उन्होंने पूरा एक राइट हैंड की तरह डॉक्टर एब्राइट की उन्होंने इस पूरे रिसर्च में हेल्प करी है उन्होंने। सो हालांकि नाम उनका ज़्यादा नहीं हुआ, बट वो रिचर्ड एब्राइट
के सच में बहुत ज़्यादा करीबी थे उनके, और इस चीज़ में उन्होंने उनकी बहुत हेल्प करी थी, वो भी साइंटिस्ट ही थे. सो वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन. तो एब्राइट और उनके जो कॉलेज रूममेट थे जेम्स आर वॉन्ग, उन्होंने मिलकर जो है पूरी रात वो ड्राइंग पिक्चर्स वगैरह उन्होंने ड्रॉ करे, सेल्स के और प्लास्टिक मॉडल्स बनाए लोगों को समझाने के लिए कि उन्होंने उनकी क्या रिसर्च है. सो टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी. फिर उसके बाद बताते हैं दोनों ने मिलकर कुछ पेपर्स तैयार करे जो उस पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करते थे. So surprising, no one who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors. तो मतलब जो उनको नहीं जानते थे उनके लिए कि रिचर्ड एब्राइट ने जो अपनी ग्रेजुएशन वो पूरी करी थी, उन्होंने बहुत ही हाईएस्ट ऑनर्स से, बहुत ही हाईएस्ट मार्क्स से जो है उन्होंने उसको पास करा था. वो 1510 की क्लास में, यानी 1510 बच्चों की क्लास में वो सेकंड प्लेस पे थे. एंड एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पूरा करने के बाद उनकी ग्रेजुएशन वो फिर जो है एक रिसर्चर भी बने वहीं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अंदर. उनको जो है एक रिसर्चर के तौर पर भी उनको वहाँ पे नॉमिनेट करा गया. देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी. तो वहाँ पर फिर उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जो थ्योरी उन्होंने तैयार की थी कि किस तरीके से डीएनए जो है लाइफ को एक्सप्लेन कर सकता है, इसी थ्योरी के ऊपर उन्होंने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करा. इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ. तो वो जब थ्योरी की स्टडी कर रहे थे तो ऑफकोर्स था कि अगर ये थ्योरी करेक्ट साबित हो गई जो डॉक्टर एब्राइट ने ढूंढी है, अगर ये करेक्ट साबित हो गई तो सच में एक बहुत बड़ा स्टेप होगा लाइफ को समझने के लिए. और सिर्फ मतलब ह्यूमन लाइफ को नहीं, बहुत सारे चीज़ों की लाइफ को समझने के लिए जो है ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा. इट माइट ऑल्सो लेड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़. और सच में ये अगर हम सेल की स्टडी अच्छे से कर ले कि सेल कैसे अपने आप को डेवलप करता है, कंट्रोल करता है, ये चीज़ पता लग जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ, कैंसर या अदर डिजीज़ से हम अब जो है इसको बचा सकते हैं. all of this is possible because of एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. और ये जो सारी चीज़ आज हम लोग मतलब इस मुकाम तक पहुँचे हैं, ये सब डॉक्टर एब्राइट के जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर, ये सब उसकी वजह से पॉसिबल हुआ है. His high school research into the purpose of the spots of a monarch pupa eventually led him to this theory about cell life. क्योंकि जो उनकी क्यूरियोसिटी थी मोनार्क के ऊपर, वो जो मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो 12 गोल्ड स्पॉट्स है तो वो क्यों होते हैं, बस वही जो जानने की उनकी क्यूरियोसिटी थी वो क्यूरियोसिटी उनको लेकर आई अबाउट द थ्योरी ऑफ सेल लाइफ. अगर वो उन स्पॉट्स के ऊपर ध्यान ना देते, उनके पीछे नहीं पड़ते कि ये क्यों होते हैं, क्या होते हैं, तो शायद आज हम लोगों को सेल लाइफ के बारे में एब्राइट जी के द्वारा पता ना लग पाता. So Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies. तो ऑफ कोर्स रिचर्ड एब्राइट के बारे में हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है. तो एब्राइट के अंदर तो साइंस के प्रति उनके पहले से ही उनका जो है काफ़ी इंटरेस्ट था, और तभी तक जब उन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू करा, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ एन टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट. पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप सोचें कि यार ये तो बड़ा ही पढ़ाकू टाइप बच्चा था और साइंस में रहता होगा तो इसको और चीज़ करने का मन नहीं था या इंटरेस्ट नहीं था. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. वो जितने अच्छे पढ़ाई में थे, जितने अच्छे अपने साइंटिफिक रिसर्च में थे, वो उतने ही अच्छे थे. एब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर. वो उतने अच्छे एक डिबेटर भी थे, एक मतलब चैम्पियन डिबेटर थे. डिबेटर होते जो वाद विवाद करते हैं. एक पब्लिक स्पीकर थे वो बहुत अच्छे. एक गुड कैनोइस्ट थे. कैनोइस्ट एक स्पोर्ट होता है, वाटर स्पोर्ट होता है, जिसमें बस एक ही बंदा जो है वो एक पॉइंटेड सी नाव होती है उसमें बैठता है और अकेला उसको चलाता है. सो एक अच्छे कैनोइस्ट थे. एक ऑल राउंड आउटडोर पर्सन थे, माने सिर्फ वैसे नहीं घर घर में रहने वाले थे, वो बाहर की भी सारी एक्टिविटीज़ में पूरा भाग लेते थे. ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स. बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे. मतलब सारी क्वालिटीज़ उन्होंने अपने अंदर डेवलप कर रखी थी. वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को जो है बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में जो अपनी लाइफ उन्होंने तय कर रखी थी, उन्होंने बना रखी थी. उन्हें पता था क्या मेरे लिए मेरिट्स हैं, क्या मेरे लिए डीमेरिट्स हैं, और बहुत ही बैलेंस करके अपनी लाइफ को वो लेके चल रहे थे. सो इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट स्टूडेंट. तो मतलब उनके हाई स्कूल तक की बात करें तो ऑफकोर्स वो एक स्टूडेंट ही थे बस. एंड बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिस एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब. तो जैसा कि मतलब लर्निंग उनके लिए तो काफ़ी आसान था, आप कह सकते हैं कि पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे वो, तो अपनी ज़्यादातर एनर्जी वो डिबेट वगैरह में लगाते थे, और जो यूनाइटेड नेशन क्लब्स थे उनके मॉडल्स में जो है वो उसको इस्तेमाल करते थे. एंड ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर. और साथ साथ उनको अपने स्कूल में एक ऐसा भी पर्सन मिला जिसको वो काफ़ी एडमायर करा करते थे, और वो थे रिचर्ड ए वियरर. ठीक है, आप इस नाम को अंडरलाइन कर लीजिएगा और आप इसको याद रखिएगा. ये रिचर्ड ए वियरर उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर थे. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, इन पर पक्का एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से. अगर आता है कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से, कोई क्वेश्चन आएगा तो पक्का ये रिचर्ड ए वियरर के ऊपर आएगा.
सो रिचर्ड ए वियरर उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर थे और साथ साथ उनके एडवाइज़र भी थे टू बोथ क्लब्स। कौन कौन से क्लब? एक तो उनका वो डिबेटिंग क्लब और दूसरा जो उनका यूनाइटेड नेशंस के लिए जो मॉडल क्लब था कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस क्लब यानी ऐसी चिंताएं, ऐसी बातें करना उस क्लब में, इन चीज़ों पे वाद विवाद करना, डिबेट करना जो इंटरनेशनली जो है लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, इंटरनेशनली जो है लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, या इंटरनेशनल जिस लोगों को जिन चीज़ से खतरा होता है उनके ऊपर सोच रखना, वाद विवाद करना, वो क्लब्स वो काम कराते हैं। तो जो वियरर थे उनके टीचर, वो उनको एडवाइस करते थे दोनों क्लब के लिए, और साथ साथ मिस्टर वियरर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। तो बताते हैं कि उस टाइम पे मेरे लिए जो मेरे टीचर थे वो मेरे लिए सबसे परफेक्ट थे, क्योंकि ही ओपन माइंड टू न्यू आइडियाज़। एब्राइट साइड वो बताते थे कि वो मेरा जो दिमाग था, तो मेरा दिमाग खुद ब खुद नहीं सोच सकता था, तो वो मेरे दिमाग को बताते थे किस तरीके से मुझे नए आइडियाज़ डेवलप करने चाहिए। ठीक है, मतलब टीचर एक कैटलिस्ट का काम करता है। हर एक बच्चे में कोई ना कोई कैपेबिलिटी है, हर एक बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट है, पर वो अपने उस कैपेबिलिटी, उस टैलेंट को जो है गलत रास्ते पे ना लाके एक सही रास्ते पे जाए, तो वो सही रास्ता दिखाने का काम जो है टीचर करता है। मतलब अब एक बच्चे के सामने उसको 10 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, पर टीचर को पता है कौन सा वाले रास्ते पे ज़्यादा अच्छा चलेगा, तो टीचर उसको वो रास्ता दिखाता है। बाकी उस रास्ते पे चलना कैसे है, कैसे क्या कर रहे हैं, वो सब बच्चे के हाथ में होता है। तो यही एब्राइट बताते हैं कि मेरे लिए क्या सही था, मुझे क्या सोचना था, मेरी सोच कैसी होनी चाहिए, मेरे क्या आइडियाज़ होने चाहिए, इन सब में मेरी मिस्टर वियरर ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। वो बताते हैं उस टाइम पर अगर वो शायद हेल्प ना करते तो आज शायद मैं इतना क्यूरियस ना होता। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वियरर सेड। तो मिस्टर वियरर भी उनके बारे में बताते हैं कि रिचर्ड जो हमेशा अपने टॉपिक्स के लिए, अपनी बातों के लिए हमेशा वो एक्स्ट्रा एफर्ट करा करता था। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब खाना पूर्ति कर दी, वो पूरा बेस्ट देना चाहता था। वॉट प्लीज मी वॉज हेयर वॉज द पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट। तो वो कहते हैं कि जो मुझे सबसे ज़्यादा एब्राइट की बात जो मुझे अच्छी लगती थी, जो उसके अंदर मतलब एक मेहनत करने का जो उसके अंदर जज्बा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे कि वो मतलब सारे काम वो पूरे करता था, पढ़ाई भी करता था, होमवर्क भी करता था, अपने और काम भी करता था, बटरफ्लाई रिसर्च भी कर रहा था, अदर इंसेक्ट रिसर्च भी कर रहा था, और इसके साथ साथ अगर डिबेट होता था तो वो डिबेट में भी जो है पूरी रात में जो है लगभग 3-4 घंटे वो डिबेट की रिसर्च करने में लगाता था कि टॉपिक क्या है डिबेट का, उसमें क्या अच्छा हो सकता है, क्या बेकार हो सकता है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो उस पूरा डिबेट को तैयार करते थे। तो वो जो उनके टीचर थे उस चीज़ को लेके काफ़ी मतलब खुश होते थे कि ये बच्चा कितना ज़्यादा मेहनती है। सो उनको पता था रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, रिचर्ड के अंदर जो है एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड था। एंड मिस्टर वियरर कंटिन्यूड बट नॉट इन अ बैड सेंस, मतलब एक कॉम्पिटिटिव नेचर था और बैड सेंस में नहीं, ताकि अच्छा ठीक है उसको हराऊंगा, अब ऐसा करा वैसा करूँगा, नहीं, वो कॉम्पिटिटिव थे अपने लिए, खुद के लिए, कि मैं अपने से कितना बेस्ट दे सकता हूँ। मतलब कॉम्पिटिशन खुद से रखना चाहिए कि हमने जो भी करा तो ठीक है, हमने देखा कि यार इतना, फिर हमने सोचा अपना खुद सोचा क्या मैं इतना कर सकता हूँ या मैं इससे भी अच्छा कर सकता था। अगर मैं इससे अच्छा कर सकता था तो इसका मतलब मैं हार गया। भले ही आप फर्स्ट आ गए, भले ही आप जीत गए, पर भारी दुनिया के लिए आप जीत गए, पर आपने जब खुद से देखा तो आपको लगा नहीं मैं इससे ज़्यादा कर सकता था, तो आप हार गए। तो ये कंपटीशन रिचर्ड अपने अंदर रखते थे कि नहीं, मुझे अपना जो है पूरा बेस्ट देना है, मुझे अपना जो है 100% देना है, मैं कल को मतलब ये ना हो मुझे कि कमी रह गई। सो उनके टीचर बताते हैं इस बारे में दैट रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। रिचर्ड को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में कि वो जीत रहा है या नहीं जीत रहा, उसको अपने से था बस। रैदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। हालांकि वो जीतता था क्यों? क्योंकि वो अपनी जॉब जो उसको मिलती थी वो उसको सबसे बेस्ट पॉसिबल वे में जो है पूरा करते थे। तो यही उनके अंदर जज्बा था। उनको पता था कि मुझे अपनी जॉब जो है अच्छे से पूरी करना, अपना काम मुझे अच्छे से पूरा करना है। अगर जो काम मुझे मिल रहा है वो मैं बेस्ट तरीके से 100% देके पूरा करूँगा तो जीत तो मैं जाऊँगा ही, पर मुझे भी सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, मैं जैसा कर सकता था मैंने बिल्कुल वैसा ही करा। सो फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट टू बी द बेस्ट। और कुल मिलाकर अगर बोले तो बस उनको क्या था, उनको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होता था। तो शायद यही एक कारण था कि वो इतने क्यूरियस थे, इतना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते थे, इतने मेहनती थे कि उनकी वजह से आज हमको जो है ऐसी थ्योरी के बारे में पता लग पाया। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और ऑफ कोर्स ये जो उनका एक क्वालिटी थी, ये क्वालिटी एक इंग्रेडिएंट का काम करा उन्होंने, किस चीज़ का, उनको एक साइंटिस्ट बनाने का। अगर वो शायद इतने क्यूरियस ना होते और इतने टैलेंटेड ना होते, इतने अपनी जॉब के लिए डेडिकेट ना होते, तो शायद हमको एक अच्छा साइंटिस्ट ना मिल पाता।
सो स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड। तो उनके टीचर बताते हैं कि अगर मैं बात करूं अगर डिस्क्राइब करने की एब्राइट को, तो एक फर्स्ट रेट माइंड है वो, और उसमें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी ऐड करो, फिर उसको मिक्स कर दो विल टू विन के साथ, मतलब जीतने की इच्छा के साथ, फॉर द राइट रीज़न। तो कहते हैं ये सब मिलकर जो बनेगा वो एब्राइट है। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़। सो फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। और कहते हैं फिर जहाँ तक हम उस बुक की बात करें, वो जो ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स उनको मिली थी, उसी ने क्या करा उनके लिए, वर्ल्ड ऑफ साइंस उनके लिए उनके ओपन करा। क्योंकि वो तो बताते हैं कि जब वो उस चीज़ से वो ऊब चुके थे टैग वैग करने से उस चीज़ को जो है, तो जब उनकी मदर ने उनको बुक ला के दी तो उससे उन्हें काफ़ी चीज़ें समझ में आई, काफ़ी चीज़ों के बारे में पता लगा, उनका एक जो वर्ल्ड था वो काफ़ी बड़ा हो गया साइंस का। सो रिचर्ड एबराइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और वो मतलब रिचर्ड एबराइट ने सिर्फ उसी वक्त नहीं, फिर उसके बाद भी आगे भी खोज करने के बाद भी जो है रिचर्ड ने फिर कभी वो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी जो उनके अंदर थी उसको कभी लॉस्ट नहीं करा। वो क्यूरियस थे, इसीलिए वो नई नई रिसर्च कर पाते थे और नई नई चीज़ जो है लोगों को दे पाते थे।